हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक नया कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये कहानी है आज की सिंड्रेला की, जो एकदम हटके है, कुछ खास है। इसके अपने ड्रीम्स है और ये कहानी मासूम बच्चों के लिए नहीं है, उन अडल्ट्स के लिए है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल नई सिंड्रेला की कहानी को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारी सिंड्रेला को देखते हैं, यानी कि रिम को। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है क्योंकि उसके डैड बहुत बीमार थे, वो एडमिट थे। अब जैसे ही रिम के पास पहुंचती है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। वो कहने लगती है कि अगर आप मुझे ऐसे छोड़ के चले गए तो मैं आपको मार डालूंगी। तब वो कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। फिर वो रिम को अपने पास आने का इशारा करते हैं और उसके कान में कुछ बोलते हैं। इसके जस्ट बाद उनकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम उनका फ्यूनरल होते हुए देखते हैं। डैड की मौत के बाद रिम की लाइफ अब बहुत टफ होने वाली थी, क्योंकि उसे अब अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहना पड़ेगा, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सब लोग रो रहे थे, लेकिन वो एकदम शांत थी क्योंकि उसके साथ अब वो खुद ही थी। यहाँ कहानी 20 साल पहले पहुंचती है, जब रिम की सौतेली माँ उसके डैड से पहली बार मिली थी और तब उन्हें उनसे प्यार हो गया था। उनकी शादी के बाद रिम भी उनके साथ ही रहने लगी। लेकिन अब डैड के चले जाने के बाद पूरी फैमिली के लिए चीजें और मुश्किल हो गई थी। सब लोग खाना खा रहे थे, तब उसकी माँ खाना नहीं खा पा रही थी। तो उनकी बेटी कहती है कि आपने दिन भर से कुछ खाया नहीं है तो कुछ खा लो। और रिम को देखो, ऐसे खा रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तो आप क्यों नहीं खा रही है? लेकिन उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उल्टी जैसा मन हो रहा था। वो कहती है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती, इसलिए ऐसा हो रहा है। रिम भी अच्छे से जानती थी कि मेरी सौतेली माँ डैड से कितना प्यार करती थी, लेकिन मुझसे नहीं। इसीलिए अब जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वो अपने डैड के रूम में जाती है और उस चीज को ढूंढने लगती है जिसके बारे में उसके डैड ने बताया था कि सेकंड ड्रॉर में उसके लिए उनकी तरफ से लास्ट प्रेजेंट है। रिम को वहाँ एक पेपर मिलता है जिसमें चोंगनम हेवन में मैनेजर पोस्ट के इंटरव्यू का एडवर्टीजमेंट था, लेकिन उसके पीछे उसके डैड ने एक मैसेज लिखा था। रिम खुश होकर उसे पढ़ती है। उसमें लिखा था कि बेटा, लाइफ में शॉर्टकट लेना, कभी लंबा रास्ता मत लेना। खुद से सक्सेस होने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं बन पाओगी, इसीलिए इस जगह में जॉब करो और अपने रिच हैंडसम लड़का ढूंढो। ये पढ़कर तो रिम को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने तो उम्मीद की थी कि डैड ने पता नहीं कौन सी जमीन जायदाद उसके नाम छोड़ी होगी। फिर हम उसी जगह चोंगनम हेवन पहुंचते हैं, जहां हम हमारे प्रिंस मोन को देखते हैं। उसका सेक्रेटरी योंग बहुत खुशी से बताता है कि इस महीने में हमारे प्रॉफिट में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, पूरे 200% का डाउन। लेकिन मोन को तो कोई जैसा फर्क ही नहीं पड़ता, उल्टा वो तो ये कहता है कि ये तो अच्छी न्यूज है। मोन एक रिच फैमिली से था, लेकिन वो 8th जनरेशन का था। बस इसी ने ही अमीर था। बिजनेस में नुकसान की उसे कोई चिंता नहीं थी। उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने मन और अपने एम्प्लॉय की खुशी थी। योंग कहता है कि कितने सारे अमीर लोग हमारे यहाँ आने के लिए मर रहे हैं, हमें उनसे फायदा होगा तो उन्हें क्यों नहीं लेते। पर मोन कहता है कि 1 मिनट शांत हो जाओ, मुझे अपनी सोच से पूछने दो। और कहता है कि ये मना कर रही है, रैंडम लोगों को हायर करने से अच्छा है कि मैं एम्प्लॉयज की सैलरी 10% बढ़ा दूं। काम के साथ साथ फन करना भी जरूरी है। ये सुनकर तो योंग बहुत खुश रहता है। दूसरी तरफ रिम अपनी बेस्ट फ्रेंड सजुंग के साथ अपनी गम बांट रही थी। रिम को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि डैड ने ये लिखा कि मैं कभी खुद से सक्सेस नहीं हो सकती। अगर वो ये कहते कि वो मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे गुस्सा नहीं आता। सजुंग को भी उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो बताती है कि तुम्हें पता है, चोंगनम हेवन के एक एम्प्लॉय ने अभी एक रिच आदमी से शादी की। रिम कहती है कि मेरी किस्मत ऐसी कहाँ। सुजो कहने लगती है कि किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए, और अगर तुम दुखी हो तो दुखी हो जाओ ना। वो कहती है मैं दुखी नहीं हूँ, ये सब छोड़ो, चलो ड्रिंक एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो घर आकर सो जाती है। तब सपने में वो अपने डैड को देखती है। कहती है कि आप किस तरह के डैड हैं, अपनी बेटी को ऐसे कैसे कह सकते हैं। वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए प्लानिंग कर रखी है। और फिर एक पंपकिन लात मार के रिम की तरफ फेंकते हैं, जिससे वो बन जाती है। वो निकलने की कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती। तभी उसकी नींद खुलती है और वो रजाई में फंसी हुई थी। फिर वो नेट पर इस सपने का मतलब ढूंढती है। उसमें लिखा था कि आप बहुत सारे पैसों और खुशी का एक्सपीरियंस करोगे। इससे रिम बहुत खुश रहती है। तभी उसे सुजुंग का कॉल आता है। वो बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो चोंगनम हेवन की मेंबर है, तो उसकी शादी वही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। रिम भी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी वो जगह देखना चाहती हूँ। अब जैसे ही वो रेडी होकर वहाँ पहुँचती है तो उस खूबसूरत जगह को देखकर उसका मुंह खुला खुला रह जाता है। वहीं हम मोन को भी देखते हैं। वो अपना अम्ब्रेला लेकर घूम ही रहा था, तब वही का एम्प्लॉय जिन कहने लगता है कि आपको यहाँ अम्ब्रेला लेकर चलने की जरूरत नहीं है, इस शादी में कोई खतरा नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मोन कहता है कि यहाँ इतने सारे लोग हैं तो खतरा तो हो सकता है, पर ये हमारे एम्प्लॉय की शादी है तो मैं क्यों नहीं आता। इतने में एक लड़का फ्लावर्स लेकर ब्राइड के रूम की तरफ जाने लगता है। मोन कहता है कि ये तो खतरे की निशानी लग रही है, इतने सारे फ्लावर्स होने के बाद भी ये और लेकर क्यों आया। वो आदमी ब्राइड का एक्स बॉयफ्रेंड था। उसे फ्लावर्स देकर कहने लगता है कि तुम्हारा प्यार ऐसे कैसे बदल सकता है, तुम ये शादी नहीं कर सकती, और जबरदस्ती उसे अपने साथ खींच लगता है। इतने में उसके पीछे पीछे मुन भी आ गया था और उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब ठीक नहीं है। और फिर उसकी अच्छे से धुनाई करता है, इतने अच्छे से कि वो बेचारा बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर तो ब्राइड और उसकी फ्रेंड्स इंप्रेस हो जाती हैं। फिर मुन उन्हें स्माइल देकर चला जाता है। अगले सीन में ब्राइड अपने डैड के साथ एंट्री करती है। तब सभी लोग उनका वेलकम कर रहे थे। वहाँ रिम और सुजुंग भी थे। उन्हें देखकर रिम खुद को भी अपने डैड के साथ इमेजिन करने लगती है। और उसके डैड नहीं थे तो उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सारी ब्राइड्स अपने डैड के साथ ऐसे क्यों आती है। सुजुंग कहने लगती है कि ये तो हमारी कल्चर है, इन्हें फॉलो करना पड़ता ही है, लेकिन मुझे इससे जलन हो रही है क्योंकि इसका राउंड 2 शुरू हो गया है। रिम कहती है क्या मतलब राउंड 2, ये कोई गेम थोड़ी है। वो कहती है और नहीं तो क्या, गेम ही तो है। राउंड 1 में सब कुछ पहले से मिलता है, सब रैंडम होता है, जैसे पेरेंट्स का मिलना।
लेकिन राउंड 2 में हमें सब कुछ खुद चूज करना होता है, जैसे कि हमारी शादी के लिए उसे चूज करना जिसके साथ हम खुश रह सके। रिम कहती है कि शादी करना जरूरी है क्या? वो कहती है हाँ, लाइफ बहुत अकेली है और बहुत लंबी है, तो पार्टनर की जरूरत तो होती ही है। फिर हम मोन को देखते हैं, उसके सेक्रेटरी को वहाँ एक लड़की बहुत खूबसूरत लगती है, तब वो मोन को उसे दिखाता है, लेकिन जब मोन उसे देखता है तो वो लड़की इशारे करने लगती है, तो वो मार्बल स्टोन बन जाती है। ऐसे ही मोन जब बाकी लड़कियों को देखता है तो सब उसे स्टोन ही दिखने लगती है, क्योंकि उसके लिए सभी खूबसूरत लड़कियों की वैल्यू स्टोन के जैसे ही थी। वही रिम तो चुपचाप बैठी हुई थी। तो उसके पास पम्पकिन शेप का केक आता है। इसमें रिम को अपने डैड दिखाई देने लगते हैं, तो चाकू लेकर उसे मारने लगती है कि आज तो मुझसे नहीं बचोगे, क्योंकि उसे अपना सपना ही पसंद नहीं आया था। फंक्शन हो जाने के बाद सब लोग जाने लगते हैं, तब मून अपने अम्ब्रेला स्टिक को अपने हैंकी से साफ करने लगता है, लेकिन वो तो उड़ जाता है। मून सोचता है कि छोड़ो, मैं इसे वैसे फेंकने वाला था। फिर वो चला जाता है, लेकिन हैंकी जाकर रिम के फेस पर आता है। वो देखती है कि ये तो लग्जरी हैंडकरचीफ है, तो उसे गुड फॉर्चून समझकर अपने पास रख लेती है। घर जाकर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम प्रेग्नेंट है। वो अपनी रिंग दिखाकर बताती है कि ये तो तुम्हारे डैड की प्यार की निशानी है। उनके पास तो पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने पता नहीं ये सब कैसे किया। लेकिन रिम अच्छे से जानती थी कि पैसे कहाँ से आए, क्योंकि डैड के फ्यूनरल के दिन एक अंकल उससे मिले थे, तो उन्होंने बताया था कि तुम्हारे डैड ने मुझसे पैसे लिए। जब रिम वो पैसे देखती है तो $20,000 थे, बहुत ज्यादा थे। रिम तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है, पर रिम बेचारी कर भी क्या सकती थी। उनसे कहती है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको लौटा दूंगी। उसे अपने डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने बस हमारे लिए इतना कर्जा ही छोड़ दिया। वो इतने कर्जे में थे कि उन्हें अपना घर भी छोड़कर जाना पड़ रहा था। उसकी सौतेली बहन वाजिन को भी डैड पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उनकी फोटो देखकर चिल्लाकर कह रही थी कि मैं आपको मार डालूंगी, आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तब उसकी माँ उसके पापा के कानों में हाथ रख लेती है, तो वाजिन जमीन पर लोट लोट कर रोने लगती है। अब पैकिंग करते टाइम रिम अपनी पुरानी ड्राइंग बुक देखती है, जिसमें उसके बहुत सारे स्केच थे और उसमें उसका खुद का बनाया हुआ स्केच भी था। ये देखकर उसे अपना पुराना टाइम याद आता है, जब उसके सामने एक माँ बेटी बहुत प्यार से खाना खा रहे थे। उसे देखकर वो भी खाना खाने लगती है। रिम यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। उसने कुछ पैसे सेव किए थे ताकि वो एक ड्राइंग एकेडमी में वैकेशन लेक्चर ले सके, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी फीस तो बहुत महंगी थी। पार्ट टाइम जॉब करने के बाद भी वो पैसे काफी नहीं थे। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो आपने अपने पेरेंट्स से बात तो की होगी ना। पर रिम अच्छे से जानती थी कि उसके पेरेंट्स क्या ही कर सकते हैं। ये सब याद करके वो अपनी ड्राइंग बुक्स को एक पॉली में डाल देती है, तो वो अपनी फैमिली की बातें सुनती है। वाजिन फिर से गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि ये सब तो रिम के डैड ने किया है, तो उसको ही झेलना चाहिए ना, हमें नहीं। तब उसकी मॉम बताती है कि डैड ने इस घर को गिरवी रखकर तुम्हारी आंटी की जमानत की थी, यानी उसकी अपनी बहन की, और उन्होंने ये सच इसलिए छुपाया था कि बच्चे आंटी को बुरा ना समझे, और अगर उसके डैड नहीं करते तो वो भी ऐसा ही करती। बाद में रिम अपनी ड्राइंग बुक डस्टबिन में फेंक देती है। सोचती है डैड जैसे भी थे पर अच्छे दिल के थे, लेकिन यहाँ मैं ही हूँ जो यूजलेस है। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मून बबल्स फुला रहा था और ये सफाई कर रहा था, तो उसे गुस्सा आता है। मून से कहता है कि इससे अच्छा तुम स्मोक कर लो, बबल्स से फ्लोर स्लिपरी हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है। वो कहता है कि मैं स्मोक नहीं करता, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दर्द हो रहा है कि मेरे एम्प्लॉय ने यहाँ के मेंबर से शादी की और मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन प्रिंस को असली दर्द का क्या पता। दर्द तो रिम की लाइफ में है। वो अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से घर में सामान शिफ्ट कर रही थी, और यहाँ भी उसे मजबूरी में वाजिन के साथ रहना पड़ेगा। अब बेड पर सोने की बात आती है, तो वाजिन कहती है कि मैं बड़ी हूँ, मैं बेड पर सो जाऊंगी और तुम जमीन पर। रिम भी ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि अब हर दिन उसे इसके साथ रहना पड़ेगा। उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसकी मॉम बैले क्लासेस दे रही थी। वहीं एक को उनकी बहुत फिक्र हो रही थी कि आप ठीक तो है ना, आप कर तो लोगी। लेकिन वो कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। पर फिर डांस स्टार्ट करने के थोड़ी देर बाद ही वो चक्कर खाकर गिर जाती हैं। रिम को जब पता चलता है तो वो तुरंत ही मॉम से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर बताती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, माँ और बच्चा दोनों ठीक है, लेकिन तुम्हें इनका ध्यान रखना होगा, हमेशा इनके साथ रहना होगा। तब उसकी मॉम उठती है और रिम का हाथ पकड़कर कहती है कि इस उम्र में प्रेग्नेंट होकर मैंने सबके लिए परेशानी खड़ी कर दी है, लेकिन मैं तुम्हारे डैड के बिना भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो रिम बताती है कि डैड मेरे सपने में आए थे और मुझे सपने में एक पम्पकिन दिया था, शायद वो सब जानते थे। ये सुनकर उसकी मॉम खुशी से उसे गले लगा लेती है। लेकिन रिम के लिए अब एक और टेंशन बढ़ गई थी कि उसे अपनी मॉम के साथ साथ नए मेहमान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो फ्यूचर का सोचने लगती है कि जैसे उनकी हालत है तो उन्हें एक झोपड़ी में दोनों बहनों, अपनी बीमार माँ और उसके नए बच्चे के साथ रहना पड़ेगा, और तब उस बच्चे का खाना भी वाजिन खा जाएगी। ये सोचकर वो डर जाती है कि पता नहीं हमारी हालत अब कैसी होने वाली है, लेकिन मैं करूँ तो क्या। वो बिजनेस करने का सोचती है, लेकिन पहले उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, और जॉब करने के लिए उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उस टाइम वो एक टॉय देखती है जो बचपन में उसके डैड ने उसे दिया था। तब उन्होंने क्लॉ मशीन से इसे निकालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रिम ये सोचकर जाने लगती है कि डैड कुछ नहीं कर सकते। पर फिर डैड ने आखिरकार इसे जीत ही लिया था और कहा था कि कभी हार मत मानना, लाइफ एक गेम है, इसलिए कोशिश करते रहो। तो अब रिम उस पेपर को निकालती है जो उसके डैड ने दिया था और कहती है कि राउंड 2 में जाने का टाइम आ गया है। वो चॉन्गनम हेवन में इंटरव्यू देने का डिसाइड करती है ताकि वो अपने लिए किसी को चूज कर सके। इसके लिए वो 30 दिन का मिशन स्टार्ट करती है। पहले वो अपना पुराना जैकेट पहनती है, लेकिन ये उसके नहीं आ रहा था। नया जैकेट वो लेना नहीं चाहती थी और ना ही जिम जाना चाहती थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो पार्क में ही फ्री वाला जिम करने लगती है, लोगों को देखकर सीखने की कोशिश करती है। 30 दिन होते होते रिम काफी अच्छा करने लग गई थी और अब तो जैकेट भी उससे अच्छे से फिट हो गया था, लेकिन इतना करके भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पीछे से वो फट गया था। तो अब ये सोचती है कि भूखा रहूंगी तो शायद कुछ हो जाए, इसीलिए बस ड्रिंक और पानी ही ले रही थी। रिम में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी।
तभी वाजिन बहुत सारा टेस्टी खाना लेकर उसके पास बैठ जाती है। रिम उस पर गुस्सा करती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन रिम से अब और नहीं रुका जा रहा था। रात में वो रेंगते हुए किचन में पहुंच जाती है। इतने में वाजिन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो भी चेक करने के लिए किचन में पहुंच जाती है और देखती है कि रिम तो खाना ठूसी जा रही थी। खाना देखकर वाजिन से भी रुका नहीं जाता, इसलिए फ्रिज में जो भी कुछ खाना था वो सारा मिक्स कर देते हैं और वहाँ आंटी की बनाई हुई किमची भी थी। अब गुस्सा आंटी पर था ना कि किमची पर, तो वो उसे भी मिक्स कर लेते हैं और दोनों मिलकर खाने पर टूट पड़ते हैं। लेकिन इतना सारा खाना खाने के बाद अगले दिन रिम का फेस सूज सा गया था। ऊपर से उसे आज इंटरव्यू के लिए भी जाना था, तो वो अच्छे से मेकअप करती है और जल्दी रेडी हो जाती है। फिर लास्ट में बारी आती है जूतों की, पर उसे अपनी दूसरी सौतेली बहन सुजिन के डिजाइनर जूते पसंद आते हैं, तो वो उसे पहनकर चली जाती है। इन्हें पहनकर तो उसे सिंड्रेला की फीलिंग्स आ रही थी। और उधर ऑफिस में योंग वुन को इंटरव्यू वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखाता है। तब योंग उस एम्प्लॉय की बात करता है जो शादी करके चली गई, लेकिन ये योंग के लिए प्यार की ताकत थी। पर मून का मानना था कि ये प्यार थोड़ी है, उसने तो बहुत कुछ सोचा होगा, अपना फायदा देखा हो। योंग कहता है कि प्यार को दिमाग से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये तो दिल से होता है। तब मून कहता है कि नहीं, ये सब दिमाग का खेल है। योंग कहता है कि नहीं, प्यार होगा तो तुम्हारे बच्चे भी होंगे। मून कहता है मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, और उन बच्चों की फोटो दिखाकर कहता है कि मैं इन्हें स्पॉन्सर करता हूँ। योंग कहता है कि तो तुम इसलिए करते हो ताकि कम टैक्स देना पड़े, और असली में मून इसीलिए उन्हें पैसे देता था। इतने में रिम भी इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है। तब उसे सुजन का मैसेज आता है जो उसे बेस्ट विशेष दे रही थी। फिर अपने जूते देखते हुए वो पैर ऊपर करती है, तब इसके जूते छुलकर नीचे गिर जाते हैं, तो रिम उसे पकड़ने के लिए नीचे जाने लगती है। इतने में मून उसके जूते हाथ में लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रिम को ऐसा फील होता है जैसे सिंड्रेला को उसका प्रिंस चार्मिंग मिल गया हो, तो वो मन ही मन में खुश होने लगती है। तब मून कहता है कि मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। वो सोचती है कि क्या मैंने तुम्हारा दिल चुरा लिया है, शायद अब ये मेरा नंबर मांगेगा। लेकिन मून कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, तो वो चौंक जाती है। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।